सपने में एथेसिया काफी ज्यादा मधुर गाना सुनती है, लेकिन वो उस पर्सन का चेहरा नहीं देख पाती, पर फिर भी उसे एहसास तो हो ही रहा था। सपनों से जागने के बाद थकी हुई एथेसिया को गोद में उठाकर फेलिक्स उसके पापा के पास ले जा रहा था, लेकिन उसे ये सब काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। क्लॉड के कमरे में उसे छोड़ने के बाद दरवाजा बंद करते हुए वो कहता है वो काफी ज्यादा खुश होंगे अगर तुम उन्हें उठाओ, लेकिन एथी दरवाजा पीटते हुए कहती है आखिरकार तुम मुझे कहाँ फंसा के चले गए। हार मानकर वो प्यारी सी आवाज में कहती है पापा मैं आ गई, आप अब भी सो रहे हो। उसके पापा को सोफे पे सोता देख वो कह रही थी आखिरकार ये सोफे पे क्यों सो रहे हैं, वैसे ये सोते हुए काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, बस सपनों में ही डरावने दिखते हैं। अपने पापा को चैन की नींद सोता देख एथी के मन में शरारत सोती और वो उनसे बदला लेने के लिए उनके भी गाल खींचना शुरू कर देती है, इतने जोर से कि उसके गालों पे निशान पड़ चुके थे और उसकी आंखें खुलने ही वाली थी, लेकिन ही वक्त रहते उन्हें लोरी सुनाकर सुला देती है। ब्रेकफास्ट के टेबल पर एथी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, वो नहीं चाहती थी उसके पापा के गालों को लेकर कोई भी बातें करे, इसलिए वो पहले ही कह देती है पापा आपके महल में कई सारी अनगिनत चीजें हैं जिसे मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा है तो तुम महल में अपनी मर्जी से घूम सकती हो। बाद में फेलिक्स क्लॉड से कहता है कि जल्द ही लॉर्ड अल्फज यहाँ पे आने वाले हैं और उन्होंने कहा है वो राजकुमारी से भी मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ से जाने से पहले वो एथेसिया से कह रहा था कल से हम साथ ही में ब्रेकफास्ट करेंगे। एथेसिया को ये सुनकर जरा से भी खुशी नहीं हुई थी, पर वो कहती है हाँ पापा। वैसे उनके जाने के बाद एथी महल में घूमने का फैसला कर दिया और वो इच्छा रख रही थी कि उसे अपने माँ की कोई ना कोई तो तस्वीर यहाँ देखने को मिल जाएगी। पापा की कई सारी तस्वीरें तो दीवारों पे लगी हुई थी और उसे दीवार के कोने में एक कपड़े से ढकी हुई तस्वीर मिलती है जिसपे डायना का नाम लिखा हुआ था। सिर्फ नाम देखकर ही उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन वो पूरी तस्वीर जली हुई थी, ये पाकर वो पूरी तरह से टूट जाती और वो जानना चाहती थी आखिरकार क्यों पापा। थ्रोन रूम के रास्ते में कुछ लड़कियां आपसे में बातें कर रही थी कि महारानी की तरह ही उनकी बेटी भी जादू इस्तेमाल नहीं कर पाती है, आखिरकार उसमें उसका भी क्या दोस्त। वैसे तो मुझे महाराज के लिए काफी बुरा लग रहा है, उन्होंने एक डांसर से ही क्यों शादी की, लेकिन उसके पीछे साक्षात क्लॉड खड़ा था जिसे देखने के बाद वो रहम की भीख मांगते हुए कह दिए मुझे माफ कर दीजिएगा, आज के बाद से मैं तुम्हारे मुंह से डायना का नाम कभी नहीं सुनना चाहूंगा। शाम को रूबी पैलेस जाते हुए थी, इस बारे में सोचकर काफी ज्यादा नाराज थी कि उसके पापा भला उसकी माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं, लेकिन वो अपने बिस्तर पे भी चैन की नींद नहीं सो पा रही थी, जिस कारण वो खुद ही गाना गुनगुना कर सो जाती है। अगले दिन तैयार होने के बाद एथी ब्रेकफास्ट के टेबल पे पहुंची थी, जहां वो खुद को एक काफी अच्छी बेटी साबित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फेलिक्स और मीट के अलावा उसके पापा का कोई भी रिएक्शन नहीं था, जो उसे नाराज तो कर देता है, लेकिन वह भी अपनी कोशिश से जारी रखती है। जहाँ ब्रेकफास्ट के टेबल पर वो तो लगातार खाना खाते हुए बातें कर रही थी, लेकिन उसके पापा ज्यादा कुछ एक्सप्रेशंस नहीं दे रहे थे, जिससे एथी खुद के ऊपर डाउट करने लगती है कहीं मेरी बातें बोरिंग तो नहीं हो गई ना, पर फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी। इतना तो पक्का है कि अगर एक चैन की लंबी जिंदगी में जीना चाहती हूँ तो फिर मुझे अपनी माँ का नाम इनके सामने नहीं लेना है। वैसे पापा आप कौन सी चाय पी रहे हो? मैं भी पीना चाहती हूँ। देखो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, मैं फिर भी एक बार इसे पीना चाहती हूँ। फेलिक्स इसके लिए चाय लेकर रहा हूँ। पहले सिप लेकर वो अपने मन में कह रही थी ये अच्छी है, और वो अपने पापा को बता रही थी ये पीने में बिल्कुल ऐसी है मानो के मुंह में जाते ही ये फूलों की तरह खिलखिलाने लगती है। लेकिन उसकी बातों के कारण माहौल के अंदर काफी ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है, जहाँ उसे लग रहा था मैंने कुछ तो ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। इस चुप्पी को तोड़ते हुए फेलिक्स कहता है असल में ये चाय आपकी माँ डायना के होमलैंड से आती है, जो कि उनकी पसंदीदा है। हमेशा इसे पीते वक्त वो कहती थी कि ये बिल्कुल मुंह में फूलों की तरह खिलखिला जाती है, लेकिन क्लॉड नाराजगी के संग कहता है मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं, आज के दिन काफी बातें हो गई, तुम वापस घर चली जाओ बैठी। लेकिन वहाँ से जाते हुए क्लॉड कह रहा था कि बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, इसलिए तुम आज से दूध ही पियोगी। हालांकि क्लॉड की बातों ने उसके अंदर जागी उम्मीदों का गला घोट दिया था। नाराज होते हुए वो वापस रूबी पैलेस लौटती है, जहाँ दिल लगा के बनाए हुए इन सभी ड्राइंग्स को वो जलाने लगती है, जिनमें वो और पापा साथ में हैं। मैं पहले से ही जानती थी मेरे पापा के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, वो मुझसे नफरत करते हैं। बाद में उस पेपर की राख को फेलिक्स अपने साथ ले जाता है, जहां अगले कुछ दिनों तक क्लॉड एथेसिया के साथ नाश्ता करने नहीं आया था, लेकिन वो हमेशा फेलिक्स के हाथों भिजवा देता था मुझे माफ कर देना। लेकिन एथी का दिल रोजाना टूटता ही जा रहा था। एक दिन
पिलर के पीछे छुपे वो लिली की बातें सुनती है जो फेलिक्स से कह रही थी। उस दिन हुई महारानी की बातों के बाद एथी काफी ज्यादा गुमसुम से रहने लगी है। मेरा ख्याल है शायद से वो अपनी माँ के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो अपने पापा से इस बारे में कह नहीं पा रही। उस दिन महारानी की सभी चीजें आग में जला दी गई थी। शायद से ही कोई पेंटिंग या फिर मूर्ति बची होगी। चिंता ना करें, मैं महाराज से इस बारे में पूछ कर देखता हूँ। वो अपने मैजिक से अपनी यादों को जरूर से उसे दिखा सकते हैं। उनकी बातों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है थी, बाहर आकर कहती है रहने दो। पापा वैसे ही मेरी माँ से नफरत करते हैं, आप लोगों के कारण वो मुझसे भी नफरत करने लगेंगे। ऐसा मत सोचो, तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सच जानता हूँ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। वो तुम्हारी माँ से बिल्कुल नफरत नहीं करते हैं। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना, तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। तुमने एक बार पूछा था ना पापा की सुरक्षा के लिए कोई भी गार्ड यहाँ पे तैनात क्यों नहीं है। असल में ये पूरा का पूरा महल एक मैजिकल बैरियर से प्रोटेक्टेड है। कोई भी इस महल के अंदर आ जा नहीं सकता जब तक महाराज उसे अनुमति ना दे। अगर यहाँ कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे या महाराज के ऊपर हमला करने की कोशिश करे तो फिर ये बैरियर उनके ऊपर ही भारी पड़ जाता है। फेलिक्स अपनी तलवार से किए हुए हमले को खुद के ऊपर लेकर के आता है, जैसा कि तुम देख ही सकती हो। पर इस बैरियर के आसपास जाने की अनुमति सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक तुम्हारी माँ और दूसरी तुम। फेलिक्स की बातों ने उसके अंदर उम्मीद तो जगा रही थी, लेकिन वो अपने पापा के स्टडी रूम की ओर चली जाती है। वहाँ पर अपना काम करते हुए क्लॉड फेलिक्स के द्वारा रखी गई उस राग को देखता है जो कि असल में उसकी बेटी की बनाई गई ड्राइंग्स थी। उस कमरे में डर के संग एथी आती है जो कि अपने पापा से कह रही थी अगर आप ज्यादा व्यस्त ना हो तो फिर मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। लेकिन अपनी जुबान बंद कर वो सीधा वहाँ से भागने वाली थी, ये कहकर आप शायद से बिजी हो। पर क्लॉड उसे उठाकर कहता है तुम मेरे साथ चलो। आज उनसे सोई भी हो या फिर नहीं तुम? बिस्तर पर लेटे आने के बाद वो उसे कहता है चलो जल्दी से अब मुझे वो वाली लोरी सुना दो। हाँ पापा, आप कौन सी लोरी की बात कर रहे हो? वही वाली जो तुमने मुझे सुलाने के लिए गाई थी। पापा मैं वो भूल चुकी हूँ। जानती हो ना, अगर राजा की आज्ञा का उल्लंघन करती हो तो तुम्हें मैं सजा भी दे सकता हूँ। हाँ मुझे याद आ गई पापा। 摇啊摇，月亮公公是一头，明天一定。 उसकी मीठी सी आवाज में खोने के बाद क्लॉड अपने मैजिक को परफॉर्म करता है, जहाँ एथी भी सो जाती है। जिसे देखकर क्लॉड कह रहा था ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। सपने में एथी एक फूलों के मैदान के बीच थी, जहाँ उसकी माँ गाना गाते हुए उसके पापा को बुला रही थी, जो हंसते हुए उसकी ओर देखते हैं। दोनों को हंसी खुशी देखकर वो यकीन नहीं कर पाती और वो साथ ही सोची थी मेरी माँ वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही मैंने कभी सोचा नहीं था पापा भी कभी मुस्कुरा सकते हैं। वाकई ये सही मायनों में खुशियाँ है।